कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। कोई डाउट वगैरह तो नहीं है किसी भी क्लास में? अभी तक की किसी भी क्लास में कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना? चलो, अगर हो तो मैसेज कर देना मेरे को, कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड तो हो ही गए होगे सब। अभी तक नहीं हुए हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। चलें बेटा आगे। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है सर्कुलर मोशन। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति। इससे पहले वाले लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? लॉज ऑफ मोशन तक पढ़ लिया था। हम उससे आगे की बात करेंगे। तो अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो सबसे पहले बात करें कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, वृत्तीय गति क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें कि सर्कुलर मोशन यहाँ पे वृत्तीय गति होती क्या है। तो अगर कोई वस्तु है वो किसी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, किस पर गति कर रही हो, वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही हो, या फिर सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा हो, तो उसके मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वृत्तीय मार्ग पे गति कर रही है तो उसकी गति को क्या कहा जाएगा, वृत्तीय गति कहा जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है तो उसके मोशन को क्या कहेंगे अपन, सर्कुलर मोशन कहेंगे। दूसरी बात, मैंने जब मोशन पढ़ाया था तो मैं बताया था एक यूनिफॉर्म मोशन, क्या बताया था, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक समान गति पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे अभी उसे क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। तो अंतर क्या है इसमें, कोई अंतर नहीं है। हमने एक समान गति पढ़ी थी, क्या था, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता था, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन कहाँ पे, सर्कुलर मोशन में, तो उसके मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए, लेकिन कहाँ पे, वृत्तीय मार्ग पर या फिर वृत्तीय गति में, तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसके बाद है कि आवर्तकाल क्या होता है, इसके बाद है आवर्तकाल क्या होता है या फिर टाइम पीरियड क्या होता है। तो आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। मतलब वन कंप्लीट साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम होगा, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा, क्या लगेगा, जितना समय लगेगा उसे क्या कहा जाएगा, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है कि अगर इस पे चल रहा हूं मैं तो इसके एक चक्कर को जितने टाइम में कंप्लीट कर लूंगा उसे क्या कहा जाएगा, आवर्तकाल कहा जाएगा। इसको अपन कैपिटल टी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल टी से। इसके बाद बात करें कि आवृत्ति क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देख ले जरा। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसको कभी कभी एन और म्यू दोनों से दिखाते हैं। एन से भी दिखा देते हैं, कभी कभी म्यू से भी दिखा देते हैं। तो ये क्या होता है, अब एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। लेकिन एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे, जितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे उसे क्या कहा जाता है, आवृत्ति। मतलब एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में जितने चक्करों की क्या होगी, संख्या होगी, उसे क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है टी सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो एक सेकंड में कितनी करेगा, 1/t। मैंने कहा कि टी सेकंड में अगर नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कितनी हो रही है, एक,
मतलब टी सेकंड में वो एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना करेगा 1/t, और एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी है 1/t, यही तो है। तो यही क्या है आवृत्ति। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में जो संबंध होता है वो क्या होता है, आवृत्ति बराबर होती है 1/t के, और कह सकता हूं आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, और कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चले तो आवर्तकाल के एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और आवृत्ति एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। ये ध्यान रखना, बहुत काम आएगा अब इससे आगे, आवृत्ति और आवर्तकाल। चलो इसके बाद पढ़ते हैं कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है कि दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसी कोण को क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन। तो दिए गए समय अंतराल में, मतलब दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसे क्या कहा जाता है, उसका कोणीय विस्थापन कहा जाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होगा, क्या एंगल होगा, जो एंगल बनेगा उसी एंगल को क्या कहा जाता है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना। तो थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने में बन रहा है, टी टाइम में बन रहा है। कितने में बन रहा है, टी टाइम में बन रहा है। इसके बाद पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है, तो ध्यान रखना कि दिए गए समय अंतराल में जितना कोण बनता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। लेकिन एकांक समय में, एकांक समय में जितना कोण बनेगा, कितना, जितना कोणीय विस्थापन होगा उसे क्या कहा जाता है, उसका कोणीय वेग कहा जाता है। ध्यान रखना, एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसका कोणीय वेग। मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। टी को अगर 1 रख दूं तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, डेल्टा थीटा। ओमेगा बराबर क्या हो गया, डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे बात करूं मैंने दोनों को साथ में इस वजह से बताया क्योंकि दोनों में रिलेशन आएगा। देखते हैं एंगल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। मतलब कोण का जो सूत्र होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर मैं इसकी त्रिज्या क्या मान लूं, आर है, और इसके द्वारा जो चाप काटा जा रहा है वो कितना है, डेल्टा एस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर। कह सकता हूं डेल्टा एस अपॉन आर है। यहां से डेल्टा एस बराबर निकालूं तो क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा या फिर डेल्टा थीटा। ये रिलेशन में यहां लिख रहा हूं, देखते चलना। डेल्टा एस बराबर आ गया डेल्टा थीटा इंटू आर। मतलब रेखीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय विस्थापन गुणा त्रिज्या। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस। देखो अब जरा यहां पे रखूं, मैं इसे रखूं, डेल्टा थीटा बराबर क्या है, डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वेग। क्या कहलाता है, वेग। तो v अपॉन आर। ओमेगा का एक फॉर्मूला आया थीटा अपॉन टी, एक फॉर्मूला आया v अपॉन आर। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, अगर एक चक्कर कंप्लीट करना है तो मेरे को कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 पाई। तो थीटा की जगह एक चक्कर पूरा करने में कितना आ गया, 2 पाई। और एक चक्कर में लगा समय कितना होता है, आवर्तकाल अभी पढ़ा था, तो डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, टी। तो एक फॉर्मूला और बना क्या, 2 पाई बाय
टी। कब? जब एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने म्यू बराबर होता है 1/t, तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई म्यू लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई म्यू। तो कोणीय वेग के 4 फॉर्मूले हैं, डेल्टा थीटा अपॉन टी जब कोणीय विस्थापन दिया हो, बी अपॉन आर जब वेग और त्रिज्या दी हो, जब क्या हो, आवर्तकाल दिया हो, और जब आवृत्ति दी हो। तो अलग अलग समय पे अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। दूसरी बात, इसमें और इसमें रिलेशन था, तो v बराबर क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू आर। क्या लिख सकता हूँ, v बराबर फॉर्मूला निकल के आया ओमेगा इंटू आर। देखो जरा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस, यही होता है दोनों में रिलेशन। मतलब रेखीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय विस्थापन गुणा त्रिज्या। यहां पे भी देखो, लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, इंटू रेडियस। मतलब रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध कितना होता है, तो रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। पूछा जाए कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध, तो रेखीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय विस्थापन गुणा त्रिज्या। आई बात? चलें, ये फॉर्मूले ध्यान रखना। जब इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं। जब हम क्या लेंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू, ये फॉर्मूला लेंगे, तो इसको कोणीय वेग ना कह के क्या कहा जाता है, इसे कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जब फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, आवृत्ति के साथ आएगा, तो इसको कोणीय वेग ना कह के हम क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति। मतलब अगर फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है तो इसको एंगुलर वेलोसिटी ना कहकर क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सीधा सीधा पूछा जाए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। इसको यहाँ पे 2 पाई एन भी लिख सकते हैं हम, 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। चले आगे, चलो आगे पढ़ते हैं कि कोणीय, आगे बात करेंगे अपन एंगुलर एक्सेलरेशन की। किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन की। दूसरी बात, सॉरी, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है कितना है, एंगल है, कोण है, और कोण की यूनिट कितनी होती है, रेडियन। ध्यान रखना, इसकी जो इकाई है वो क्या है, रेडियन। दूसरी बात, ये डायमेंशनलेस है, मतलब विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, विमाहीन। तो ओमेगा बराबर क्या था, थीटा अपॉन टी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो रेडियस, वो इकाई होगी, वो कितनी होगी, रेडियन पर सेकंड। कितनी होगी, रेडियन पर सेकंड। चलो अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कोणीय त्वरण। तो केवल मेरे को त्वरण बताओ कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यही तो होता था रेखीय त्वरण। बोलो, रेखीय त्वरण यही तो है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन है, वो क्या होता है, रेखीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाते हैं, क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और अभी हमने पढ़ा था ओमेगा बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। तो रख दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो अल्फा बराबर आ गया ए अपॉन आर, और क्या लिख सकता हूं, ए बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होता है किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। किसके बराबर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। मतलब रेखीय त्वरण बराबर होता है कोणीय त्वरण गुणा त्रिज्या। तो पूछा जाए कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध क्या है, तो रेखीय त्वरण बराबर होता है कोणीय त्वरण गुणा त्रिज्या। पूछा जाए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है, तो लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। आई बात समझ में? चलो इसके बाद एक नोट है या फिर एक पॉइंट है, ध्यान रखना
कि सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है और क्या कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब वृत्तीय गति में क्या नियत रहेगा और क्या नियत नहीं रहेगा। तो देखते हैं, ये वृत्तीय गति है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस। तो एक बात बताओ, ये जो रेडियस है वो कहीं भी लूं मैं हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, और वो कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब जो दूरी है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, और वो कैसी है, नियत है। त्रिज्या परिवर्तन होती है क्या, नहीं। अब एक बात बताओ कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें से मेरे को एक बात बताओ कि अगर डिस्टेंस नियत है तो स्पीड भी तो नियत होगी, जब दूरी नियत है तो चाल भी तो नियत होगी। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। और क्यों रहती है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा नियत रहती है। ये स्पीड कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस वजह से स्पीड कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक सदिश राशि है, मतलब जो वेग है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये किस पे डिपेंडेंस करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंडेंस होगी। ये किस पे निर्भर करेगा, डिपेंड ऑन डायरेक्शन, मतलब दिशा पे निर्भर करेगा, दिशा पे निर्भर होगा। इसकी वजह से, दिशा पर निर्भर होने की वजह से, अगर इस बिंदु पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। इस पे देखूं तो इस तरफ, इस पे देखूं तो इस तरफ, और यहाँ देखूं तो कुछ इस तरीके से होगी। तो मतलब हर बिंदु पे जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। प्रत्येक बिंदु पे जो दिशा होगी वो कैसी होगी, स्पर्श रेखी होगी। और जब स्पर्श रेखी है, क्या है, स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इस वजह से वेलोसिटी परिवर्तनशील होती है। मतलब जो वेग होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है, मतलब चेंजेबल होता है। कैसा होता है, चेंजेबल होता है। और क्यों चेंज होता है, ड्यू टू द डायरेक्शन, ड्यू टू द डायरेक्शन, मतलब दिशा की वजह से, दिशा के कारण। पूछा जाए कि वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है, तो चाल नियत रहती है। और क्या परिवर्तन होता है, तो वेग परिवर्तित होता है। किसकी वजह से, केवल और केवल दिशा में परिवर्तन की वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वजह से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे वेलोसिटी ना होकर ये क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड। जब स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। जब स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। ये ध्यान रखना, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। तो दो क्वेश्चन बताए मैंने, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो दो क्वेश्चन बताए मैंने, क्या कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, चाल नियत रहेगी, लेकिन वेग है वो परिवर्तनशील तो होगा, लेकिन किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से परिवर्तनशील होगा। दूसरी बात, और क्या कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और ये किस पर निर्भर करेगा, स्पीड पर निर्भर करेगा। तो स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। चलो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जो भी नहीं समझ में आया हो तो मैसेज कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट में भी तुम लिख सकते हो। और कोई डाउट हो तो वो बता देना। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड्स को भी कर बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।